हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान हम नए सिलेबस के अनुसार जो एनसीईआरटी के पर आधारित जो सिलेबस है उसके अनुसार हम टॉपिक अनुसार आपके अध्ययन कराएंगे, जिसमें हम शुरुआत आज राजनीति विज्ञान की पुस्तक से, जिसमें अपन के टॉपिक है अध्याय 1 का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी। पहले तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सत्ता क्या है। सत्ता हम किसे कहें? सत्ता वो होता है जिसे अपन कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का कार्य करता है, वही क्या है? सत्ता है। तो इस प्रकार हर कोई पार्टी अपना सत्ता स्थापित करना चाहती है। उसी के बारे में हम देखते हैं कि आज इस अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार वहां सत्ता स्थापित होती है, ठीक, और किनका वर्चस्व होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत अपन करेंगे सबसे पहले आज बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में? बेल्जियम। तो शुरुआत करते हैं किस प्रकार बेल्जियम में सत्ता स्थापित होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत अपन देखते हैं बेल्जियम। जो आपके सामने एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, एक यूरोप देश का, किस देश का है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश। कौन सा? बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। एक छोटा सा देश है, चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से इसका पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्सबर्ग, ये ऐसे 4 देशों से घिरा हुआ देश है, छोटा सा देश जिसका नाम है बेल्जियम। जिसमें ऐसा माना जाता है कि बेल्जियम ऐसा देश जो हमारे भारत के किसके समान है? राज्य है एक जिसका नाम है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर कौन सा? बेल्जियम देश। यदि अपन देखा जाए, हरियाणा हमारा राज्य और बेल्जियम देश यूरोप का देश जिसका क्षेत्रफल लगभग समान माना जाता है, ठीक है, उसके समान हमारे हैं हरियाणा के समान बेल्जियम देश। ऐसा माना जाता है। इसके क्षेत्रफल का भी देखा जाए और यहाँ इसकी जनसंख्या भी लगभग 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़ से अधिक है किसकी? बेल्जियम। इसी प्रकार देखा जाए तो हरियाणा की भी लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं, लेकिन ये 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या कहां पर? बेल्जियम। अब देखते हैं कि बेल्जियम में अधिकांश किसका वर्चस्व अधिक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि बेल्जियम में प्रमुख रूप से 3 भाषा बोली जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा अपन कह सकते हैं। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। यह प्रमुख रूप से ये 3 भाषाओं के आधार पर, ठीक है, अलग अलग समुदाय बटे हुए हैं, जिसमें अपन प्रमुख रूप से देखा जाता है कि ये क्षेत्र बेल्जियम क्षेत्र प्रमुख रूप से अपन देखते हैं फ्लेमिश। कौन सा है? फ्लेमिश, ठीक है। यहाँ पर ये क्षेत्र पूरा फ्लेमिश क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? फ्लेमिश क्षेत्र। एक फ्लेमिश क्षेत्र है। दूसरा अपन क्या है? वेलेनियम। कौन सा है? वेलोनिया। कौन सा क्षेत्र है? वेलोनिया। यहां पर देखते हैं फ्लेमिश। यहां पर इसमें ऐसा माना जाता है इनका जो क्षेत्रफल है, जो लगभग बेल्जियम का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 59%। जबकि वेलोनिया का कितना प्रतिशत है? लगभग 40%। और जो बचता है लगभग 1% में ये आ जाता है इसके जर्मन क्षेत्र का, ठीक है, ये प्रमुख रूप से। अब अपन देखते हैं कि फ्लेमिश क्षेत्र में अधिकांश कौन सी भाषा के बोले जाने वाले लोग निवास करते हैं? तो अधिकांश कौन से? डच। कौन से? डच भाषा के बोलने वाले लोग यहाँ पर अधिकांश निवास करते हैं। जबकि वेलोनिया क्षेत्र में अधिकांश कौन से? फ्रेंच।
कौन से? फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिकांश निवासी। और तीसरे मैंने आपको बताया कौन सी है? जर्मन भाषा। जर्मन भाषा के देखो यहाँ पे ये निशान दिखाई दे रहा है, ये चित्र, यहाँ पे ये जर्मन भाषा के लोग यहाँ निवास करते हैं, यहाँ पे जर्मन भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र जो सीमाएं हैं वो कौन से देश की है? जर्मन देश की। कौन से देश की है? जर्मन। जैसे अपन देखते हैं कि हमारे एक ऐसे अनेक पड़ोसी राज्य होते हैं, ठीक है, जिसमें अधिकांश अपन देखता जाता है जिस देश का सीमा नजदीक है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे हमारे भारत के पूरे राज्य में जैसे हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य। अब पश्चिम बंगाल राज्य है जहां पर पड़ोसी देश की सीमा लगती है बांग्लादेश की। किसकी लगती है? बांग्लादेश। तो इसका मतलब बांग्लादेश का प्रभाव उस राज्य का भाषाओं के आधार पर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जर्मन जो पड़ोसी राष्ट्र है इसकी सीमा यहाँ लगती है, और यहाँ के जो भाषा यहाँ पर अधिकांश प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा जर्मन का। तो इसका लिए जर्मन भाषा के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो ये तो था इसके आधार। अब आता है कि अपन देखते हैं कि यहाँ पर भले ही जनसंख्या डच, कौन से? डच। जो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या है वह अधिक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मुख्य रूप से भले ही ये है लेकिन ये समृद्ध नहीं है। समृद्ध का मतलब ज्यादा, ठीक है, संपन्न नहीं है। और शक्ति के मामले में देखा जाए, ताकतवर के मामले में देखा जाए तो ये क्या है? कमजोर। कौन? डच की। ये क्या है? ताकतवर भी अधिक है और साथ ही समृद्ध भी अधिक देखने को मिलता है। भले इनकी जनसंख्या क्या है? कम, लेकिन इनका भले ये लोग अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है, और ये अधिक जनसंख्या वाले हैं। तो ये अल्पसंख्यक होते हुए भी, ठीक है, इनका प्रभाव बेल्जियम में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वो समृद्ध है, ताकतवर भी। लेकिन दूसरी ओर ये डच, ये कमजोर, अपने आप को कमजोर समझते हैं, और साथ ही आर्थिक रूप से भी कमजोर है, और ताकतवर के रूप में भी देखा जाए तो वो कमजोर माने जाते हैं। कौन से? डच। अब अपन देखते हैं डच और फ्रांस के बीच में, अधिकांश इनके बीच में जो ये देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उसमें शिक्षा, आर्थिक संसाधन, ठीक है, शिक्षा, आर्थिक संसाधन, अनेक ऐसे अन्य स्तर के आधार पर इनमें भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। डच जो फ्रांस से मानते हैं कि हम शिक्षा और आर्थिक संसाधनों के स्तर पर देखा जाए हम कमजोर हैं, ठीक है, इस हिसाब से इनके बीच में, ठीक है, एक दूसरे से तुलना की जाती है, एक दूसरे पर, ठीक है, टिप्पणी की जाती है, इसके आधार। अब देखा जाता है कि इस प्रकार ये प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही जो ये बेल्जियम देश है, बेल्जियम देश, ये बेल्जियम देश है जिसकी राजधानी, जिसका नाम आता है ब्रुसेल्स। क्या नाम आता है? ब्रुसेल्स, ठीक है, इसकी राजधानी है, जहां पर इस राजधानी में ये राजधानी है बेल्जियम की, जहां पर 80% भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश 80% जनसंख्या है वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20%, ठीक है, जो बोलते हैं वो कौन? डच। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। इसका मतलब राजधानी में भी सर्वाधिक प्रभाव किसका है? फ्रेंच का, ठीक है। दूसरी ओर देखा जाए डच का प्रभाव कम। अब इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। यदि अपन देखा जाए इनमें अनेक प्रकार का, ठीक है, एक दूसरे के टिप्पणी करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं, तो इनके बीच में, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सन 1950 से लेकर 1960, सन 1950 से लेकर 1960 के बीच में अनेक इन पर बीच में प्रभाव देखने को मिलता है, एक दूसरे पर टिप्पणी करती है, ठीक, अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर 1997 से लेकर 1993 के मध्य, 1997 से लेकर 1993 के मध्य, ठीक है, बेल्जियम संविधान में कुछ संशोधन किए जाते हैं। क्या किया जाता है?
संविधान में संशोधन किए जाते हैं कितने? 4। बेल्जियम का मानना है कि बेल्जियम देश स्थापित करने में सभी लोगों का, डच है, फ्रेंच है, जर्मन, सभी लोगों का समान रूप से अधिकार था। उन्होंने सभी समान रूप से योगदान दिया। इसका मतलब सभी लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए बेल्जियम ये चाहता था, एक देश को संगठित रखना चाहता था। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार प्रयास किए जा रहे थे। इसका मानना है कि उस देश में रहने वाले सभी लोग, देश के ना कि सभी उसका हिस्सा समान रूप से वो अपने आप को अकेले महसूस नहीं करे। तो इस प्रकार सभी का समान योगदान है। इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के मध्य संविधान में संशोधन किए, 4 प्रमुख रूप से संशोधन किए, जिसमें सबसे पहला आता है, 4 प्रकार में से सबसे पहला संविधान संशोधन है जिसमें अपन देखते हैं यहां इस साइड में लिखा जा रहा है संविधान संशोधन कब? 1970 से 93 के बीच में संविधान प्रमुख संशोधन किए जाते हैं। कौन सा सबसे पहले? सबसे पहले यह संविधान संशोधन किया जाता है कि केंद्र सरकार में, कहां पर? केंद्र सरकार, मतलब केंद्रीय स्तर पर सरकार में, ठीक है, जिसमें डच व फ्रेंच के मंत्री समान रूप से रहेंगे। जिसमें ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार में, डच के केंद्र सरकार वहां 2 प्रकार की थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, प्रमुख, जहां पर केंद्र सरकार में जो मंत्री होंगे डच के भी समान संख्या में होंगे और फ्रेंच भाषा के भी बोलने वालों की संख्या भी समान रूप से रहेगी। मतलब यह है कि जो मंत्री हैं डच और फ्रेंच, समान रूप से उनकी क्या होगी? संख्या रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं फ्रेंच ज्यादा संख्या प्रतिनिधि अधिक है तो उनके मंत्री भी अधिक, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंच और डच के समान रूप से मंत्री होंगे केंद्र सरकार में। पहला ये सबसे संशोधन किया गया इसके आधार पर। दूसरा ये माना गया है कि जो केंद्र सरकार, जो ऐसा माना जाता है कि जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं सभी को समान रूप में बटी हुई होगी। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां, ठीक है, राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार है, समान रूप से अधिकार होगा। मतलब शक्तियों का समान बंटवारा, शक्तियों का समान बंटवारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखें, शक्तियों का समान बंटवारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से, ठीक है, जो केंद्र सरकार, जिसमें बेल्जियम अपन कहते हैं, जिसमें सारी शक्तियां है, उस शक्तियों में जितने भी छोटे छोटे राज्य जैसे ये, ठीक है, इन सभी में शक्तियों क्या होगी? समान रूप से बटी होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जहाँ फ्रेंच के अधिक है तो यहाँ पर इसके अधिकार संख्या अधिक दी जाएगी और यहाँ जनसंख्या कम है इसके हिसाब से कम दी, ऐसा कुछ नहीं। तो केंद्र सरकार जो शक्तियां है समान रूप से बटी होगी, सभी को समान अधिकार होगा। तीसरा, जो केंद्र सरकार की भागीदारी में जो प्रमुख रूप से अपन देखते हैं, जिसमें ऐसे जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है, जिसमें ऐसे जो स्पेस है, जिसमें ऐसा माना जाता है जो बेल्जियम की राजधानी है, कौन सी? ब्रसेल्स। ठीक है, यहां पर राजधानी में डच और कौन? डच व फ्रेंच के प्रतिनिधि समान रूप से होंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है जहां राजधानी जो कार्य करने वाले, ठीक है, मंत्री है, कर्मचारी है, जो भी है, इसमें समान रूप से भागीदारी होगी, प्रतिनिधि होंगी, डच के भी समान रूप से और फ्रेंच के भी। तो इस प्रकार ये समान रूप से भागीदारी होगी। और चौथा बिंदु आता है प्रमुख रूप से अपन देखा जाए, जिसमें प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रमुख रूप से ये 2 सरकारें होती है,
ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी सरकार होती है सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार होती है। ठीक है, मतलब सामुदायिक सरकार जिसमें प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है सामुदायिक सरकार में जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के उनकी अलग अलग, ठीक है, सामुदायिक सरकार में क्या होता है, डच, जर्मन और फ्रेंच अपने अलग अलग सरकार स्थापित करेंगे अपने अपने। किसके लिए? प्रमुख रूप से उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ उद्देश्य यह है कि अपने संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनके पास इस प्रकार का अधिकार है कि वो, ठीक है, अपने अधिकारों को रखने के लिए सरकार से मांग कर सकते हैं। इस प्रकार की तीसरी सरकार थी जिसका नाम आता है सामुदायिक सरकार की स्थापना की। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि बेल्जियम की सत्ता, जो बेल्जियम की जो सत्ता है, ठीक है, बेल्जियम को एक देश को से व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए अपन कहा जाए, बेल्जियम को ने एक समझदारी दिखाई अपने राष्ट्र को एक संगठित रूप से प्रयास करने के लिए, एक रखने के लिए। तो बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? तो समझदारी ये दिखाई कि उन्होंने अपने संविधान में प्रमुख रूप से 4 संशोधन किए। उस संशोधन के आधार पर उन्होंने क्या, अपने संविधान के माध्यम से देश को संगठित रखने का प्रयास किया। यदि बेल्जियम ऐसा नहीं करता तो बेल्जियम के जो ये देखते हैं फ्लेमिश क्षेत्र और एक वेलोनिया क्षेत्र, इसके आधार पर उसके 2 प्रमुख टुकड़े हो जाते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हमारा भारत जो अपन देखते हैं 1947 में जो मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के आधार पर वहां के प्रतिनिधि ये मांग कर रहे थे कि अलग नया राष्ट्र बने। इसी प्रकार हमारे भारत के 2 प्रमुख टुकड़े हो गए थे, लेकिन हमने अच्छे से समझदारी नहीं दिखाई इस कारण। लेकिन बेल्जियम ने अच्छे से समझदारी दिखाई, अपने देश को 2 टुकड़े होने से बचा लिया। इस प्रकार बेल्जियम की समझदारी के कारण अनेक देश उसके मॉडल को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने देखा बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के बारे में। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार श्रीलंका में सत्ता स्थापित करने के लिए तमिल लोगों की किस प्रकार वहां पर विवाद होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।